हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त दो शब्दों पंथनिरपेक्ष और समाजवाद की। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अपनाया गया था तो इसमें असल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द सीधे तौर पर इसके प्रस्तावना में नहीं थे। हालांकि इन प्रिंसिपल्स की भावना इसके ढांचे में शुरू से ही गहराई से बसी हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जो सोशल जस्टिस के लिए कोशिश करेगा और सभी धर्मों को एक समान इज्जत देगा। यह विजन अलग अलग फंडामेंटल राइट्स और स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिखाई देता था। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आइडिया एक नए मॉडर्न इंडिया को बनाने के उनके गोल के लिए बिल्कुल सेंट्रल थे। एक ऐसा भारत जो पास्ट के डिविजन्स और इनइक्वालिटीज से फ्री हो। इन कोर वैल्यूज ने बाद में इन टर्म्स को फॉर्मली शामिल करने की नींव भी रखी। इन शब्दों को फॉर्मली प्रस्तावना में शामिल करने का सफर ईमानदारी से एक अहम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट था। यह भारत में बड़े पॉलिटिकल चेंज के दौरान हुआ था। उस समय की सरकार को इन आइडिया के प्रति अपनी कमिटमेंट को और ज्यादा साफ और अनडिनाइबल बनाने की एक स्ट्रॉन्ग जरूरत महसूस हुई। इसका मकसद देश की आइडेंटिटी और उसकी कोर फिलोसॉफिकल कमिटमेंट को मजबूत करना था। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक चेंज नहीं था। इसका मकसद राज्य के एक्शंस और पॉलिसीज को और सीधे तौर पर गाइड करना था। यह सुनिश्चित करना था कि सोशल वेलफेयर और रिलीजियस न्यूट्रलिटी के गोल्स हमेशा गवर्नेंस और लॉ मेकिंग में सबसे आगे रहें। यह बड़ा चेंज 1976 के 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। यह अमेंडमेंट इमरजेंसी के दौरान पास हुआ था। इसने सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को सीधे प्रस्तावना में जोड़ा, जिससे इसकी शुरुआती लाइनें बदल गईं। अब प्रस्तावना ने भारत को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। इस अमेंडमेंट का मकसद इंडियन स्टेट के कैरेक्टर को फॉर्मली डिफाइन करना था। यह दुनिया के लिए और अपने नागरिकों के लिए एक घोषणा थी कि भारत आधिकारिक तौर पर समाज के एक सोशलिस्ट पैटर्न को हासिल करने और अपने सभी फंक्शंस में एक सेकुलर कैरेक्टर बनाए रखने के लिए कमिटेड था। सोशलिस्ट को शामिल करने का मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के प्रति एक कमिटमेंट था। इसका मतलब डेमोक्रेटिक तरीकों से सोशलिस्ट गोल्स को हासिल करना था, न कि अथॉरिटेरियन तरीकों से। इसका गोल इनकम और स्टेटस में इनइक्वालिटीज को कम करना और सभी नागरिकों के लिए जीवन का एक डिसेंट स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना था। सेकुलर शब्द ने यह साफ कर दिया कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। इसका मतलब यह भी था कि राज्य को सभी धर्मों को एक समान मानना चाहिए और उन्हें बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए यह अमेंडमेंट इंडियन रिपब्लिक की फंडामेंटल नेचर और एस्पिरेशंस के बारे में एक पावरफुल स्टेटमेंट था। उन प्रिंसिपल्स को मजबूत करता था जो पहले इम्प्लाइड थे। सेक्शन 2, सेक्युलरिज्म को समझना। आर्टिकल्स 14 और 15। सेक्युलरिज्म का सिद्धांत सिर्फ प्रस्तावना तक ही सीमित नहीं है। यह असल में एक जीवित कॉन्सेप्ट है जिसे संविधान के कई अहम आर्टिकल्स सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 14 इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले सबसे अहम पिलर्स में से एक है। यह हर व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी और भारत के क्षेत्र में कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका मतलब यह है कि कानून को सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनकी पोजीशन, स्टेटस या धार्मिक विश्वास कुछ भी हो। राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो एक धार्मिक समूह को दूसरे पर तरजीह दे। हर नागरिक किसी भी बैकग्राउंड से कानूनों के एक ही सेट के अधीन है, जिससे सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली सुनिश्चित होती है। सामान्य समानता की इस नींव पर आर्टिकल 15 भेदभाव के खिलाफ और खास सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्पष्ट रूप से राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। यह आर्टिकल असल में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन सभी के लिए खुला हो। उदाहरण के लिए, यह गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक को उनकी धर्म के कारण दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुंचने से मना नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक कुओं, टैंकों
सड़कों और अन्य सुविधाओं का उपयोग हर नागरिक के लिए बिना किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के उपलब्ध हो। ये आर्टिकल्स एक सेक्युलर राज्य के लिए एक ढांचा बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, जबकि आर्टिकल 14 कानून के सामने सभी व्यक्तियों के लिए समानता का एक व्यापक सिद्धांत स्थापित करता है। आर्टिकल 15 राज्य द्वारा अपने नागरिकों के खिलाफ भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों को रोकने पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ अपने व्यवहार में तटस्थ रहे। यह संवैधानिक सुरक्षा भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण है, जो कई धर्मों का पालन करने वाले लोगों का घर है। यह हर नागरिक को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी धार्मिक पहचान उनके अधिकारों, अवसरों या न्याय तक पहुंच के लिए बाधा नहीं बनेगी। भारतीय सेक्युलरिज्म की अवधारणा ईमानदारी से काफी अनोखी है। इसका मतलब धर्म और राज्य का सख्त अलगाव नहीं है, जैसा कि कुछ पश्चिमी देशों में देखा जाता है। इसके बजाय यह सार्वधर्म समभाव के सिद्धांत को दर्शाता है, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह सामाजिक सुधार या विनियमन के उद्देश्य से धार्मिक मामलों में शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, राज्य धार्मिक बंदोबस्त के कुछ पहलुओं का प्रबंधन कर सकता है या धर्म के नाम पर प्रचलित सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कानून पारित कर सकता है। यह सकारात्मक जुड़ाव यह सुनिश्चित करना चाहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के साथ संघर्ष न करे। सेक्शन 3 न्यायिक व्याख्या SR बोम्मई और बेसिक स्ट्रक्चर। भारतीय न्यायपालिका ने सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के सिद्धांतों को परिभाषित करने और उनका बचाव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक 1994 का SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में घोषणा की कि सेक्युलरिज्म संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। यह एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि इसका मतलब था कि इंडियन स्टेट के सेकुलर कैरेक्टर को बदला या हटाया नहीं जा सकता, यहाँ तक कि एक संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं। कोर्ट ने पुष्टि की कि राजनीति और धर्म को नहीं मिलाना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत खुद एक न्यायिक नवाचार है, जो 1973 में केशवानंद भारती मामले से उभारा। यह सिद्धांत मानता है कि जबकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, वह इसकी मौलिक विशेषताओं या इसकी मूल पहचान को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। सेक्युलरिज्म को इस संरक्षित बेसिक स्ट्रक्चर के भीतर रखकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एकमात्र राजनीतिक आदर्श से एक गैर समझौता योग्य संवैधानिक सिद्धांत तक बढ़ा दिया। SR बोम्मई के फैसले ने यह साफ कर दिया कि सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ काम करने वाली किसी भी राज्य सरकार को संविधान के आर्टिकल 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। SR बोम्मई मामले में कोर्ट ने बताया कि भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। इसने समझाया कि एक सेकुलर राज्य वह है जो सभी धर्मों के साथ समान सम्मान से पेश आता है और किसी भी एक धर्म को तरजीही दर्जा नहीं दिया जाता है। राज्य से धर्म के मामलों में तटस्थ रहने की उम्मीद की जाती है। फैसले ने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के उपयोग की कड़ी निंदा की, यह कहते हुए कि चुनाव जीतने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेना संविधान की भावना के खिलाफ है। यह फैसला तब से राजनीतिक चुनौतियों के खिलाफ देश के सेकुलर ताने बाने को बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। इसी तरह सोशलिज्म की अवधारणा, हालांकि सेक्युलरिज्म जितनी बार मुकदमेबाजी में नहीं आती, उसे भी अदालतों द्वारा व्याख्या की गई है। न्यायपालिका ने भारतीय सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के रूप में समझा है, जिसका उद्देश्य लोगों का कल्याण है। यह उत्पादन के सभी साधनों के राज्य के स्वामित्व के बारे में नहीं है, बल्कि असमानता को कम करने और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के बारे में है, जैसा कि प्रस्तावना में वादा किया गया है। अदालतों ने भूमि सुधार, कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण
और श्रम कल्याण से संबंधित विभिन्न कानूनों को इस सोशलिस्ट लक्ष्य के अनुरूप माना है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य एक अधिक न्यायसंगत समाज की ओर बढ़ता है। सेक्शन 4 स्थायी विरासत और बासेन भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव। प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट को शामिल करने का भारतीय लोकतंत्र और समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। सेक्युलरिज्म के सिद्धांत ने भारत की अविश्वसनीय धार्मिक विविधता के सहअस्तित्व के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान किया है। यह सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक वादा है कि उनके अधिकारों, संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। यह राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक रहा है। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच साझा नागरिकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह इस विचार को मजबूत करता है कि किसी की भारतीय पहचान किसी विशेष धर्म से बंधी नहीं है। वैश्विक मंच पर राष्ट्र की लोकतांत्रिक साख को मजबूत करती है। इसी तरह सोशलिज्म के प्रति प्रतिबद्धता ने दशकों से भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को आकार दिया है। इसने राज्य को विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निर्देशित किया है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह सिद्धांत एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के उद्देश्य से नीतियों के लिए नैतिक और कानूनी आधार रहा है, जैसे वंचित समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून। जबकि राज्य के हस्तक्षेप की सीमा समय के साथ बदलती रही है, खासकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, सामाजिक न्याय और असमानता को कम करने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक बहस और नीति निर्माण को प्रभावित करती रहती है। हालांकि ये सिद्धांत विवाद और बहस के बिना नहीं रहे हैं। भारतीय सेक्युलरिज्म की अवधारणा को अक्सर कुछ लोगों द्वारा छद्म सेक्युलरिज्म के रूप में आलोचना की जाती है। आलोचकों का तर्क है कि राज्य ने व्यवहार में विभिन्न धर्मों के मामलों में असमान रूप से हस्तक्षेप किया है और उसकी नीतियां कभी-कभी अल्पसंख्यक समुदायों को खुश करने के बराबर होती हैं। इसी तरह सोशलिज्म शब्द को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में। इस बारे में लगातार बहसें चल रही हैं कि बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ सोशलिस्ट लक्ष्यों को कैसे संतुलित किया जाए। 21वीं सदी के आर्थिक परिदृश्य में इस शब्द की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। निष्कर्ष में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को जोड़ने से भारतीय गणराज्य के संवैधानिक और नैतिक दिशा निर्देश को मौलिक रूप से आकार मिला है। इन शब्दों ने प्रस्तावना को इरादे की एक साधारण घोषणा से सामाजिक और आर्थिक क्रांति के एक शक्तिशाली चार्टर में बदल दिया। उन्होंने धार्मिक सद्भाव की सक्रिय रूप से रक्षा करने और आर्थिक समानता के लिए प्रयास करने की राज्य की जिम्मेदारी को औपचारिक रूप दिया। उनके कार्यान्वयन में चल रही बहसों और चुनौतियों के बावजूद ये सिद्धांत भारत के विचार के केंद्र में बने हुए हैं। वे अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक वादे को पूरा करने की दिशा में राष्ट्र की यात्रा को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं।